नमस्कार, मैं मुकेश चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द MS स्टडी क्लास में। और MS स्टडी क्लास से हम मैथमेटिक्स और GS दोनों को कवर अप कर रहे हैं फिलहाल, और थोड़े दिनों बाद हम और सब्जेक्ट्स भी लेके आएंगे इसी चैनल पर। ठीक है, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है और आप काफ़ी लाइक कर रहे हो, काफ़ी हमें कमेंट्स भी करते हो। कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उसका भी रिप्लाई कर देते हैं। देखिए, मेंस्ट्रुएशन का मैं इस पार्ट में 9 पार्ट पढ़ाऊंगा, यानी कि इस पार्ट में कौन सा पार्ट पढ़ेंगे हम 9 पार्ट पढ़ेंगे। 8 पार्ट में इसको मेंस्ट्रुएशन के पढ़ा चुका हूँ, जिसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ मेंस्ट्रुएशन बता चुका हूँ कि मेंस्ट्रुएशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, यानी कि इस 2D में हम क्या क्या पढ़ेंगे। उसके बाद मैंने आपको जो बताया है ट्रायंगल के बारे में बताया है। ट्रायंगल के बारे में चाहे वो एंगल बेस्ड ट्रायंगल हो, चाहे आपका साइड बेस्ड ट्रायंगल हो, यानी कि दोनों बेस्ड ट्रायंगल के मैंने जितने भी फॉर्मूले थे, जितने भी क्वेश्चंस थे, वो सारे डिस्कस किए। यानी कि अगर एक क्वेश्चन अगर मैंने कोई डेरिवेशन कराया है तो उस पर क्वेश्चन करके भी दिखाया है। आप मेरी लास्ट वीडियोस को देखकर वहां से कवर अप कर सकते हो पूरे ट्रायंगल को। यानी कि जितनी मैंने ट्रायंगल की बातें बताई हैं, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में हो, चाहे वो विषम बाहु के बारे में हो, चाहे वो आपका समद्वि बाहु के बारे में हो, न्यून कोणीय, अधिक कोणीय, समकोणीय, सारी बातें बताई हैं आपको। राइट एंगल ट्रायंगल पर ही मैंने 2 वीडियोस कम से कम बनाई है। ठीक है, तो जितनी भी वीडियोस मेरी ट्रायंगल्स की हैं आप उनको देखिए, और वहां से जितने भी क्वेश्चंस आपके बनने हैं वहीं से बनेंगे, उन्हीं डेरिवेशन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगे। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है, इस पार्ट नंबर 9 में मैं आपको क्वाड्रिलेटरल की तरफ लेके चलता हूं। क्वाड्रिलेटरल का मीन्स होता है चतुर्भुज की तरफ, यानी कि हमने ट्रायंगल पढ़ लिया, त्रिभुज पढ़ लिया, अब हम चतुर्भुज के डायग्राम्स पढ़ेंगे। ट्रायंगल पढ़ने के बाद में क्या पढ़ेंगे, हम चतुर्भुज पढ़ेंगे। चतुर्भुज में देखिए क्या क्या होता है, मैं आपको बेसिक बता देता हूं। पहले तो चतुर्भुज में हम क्या क्या पढ़ते हैं, एक तो रेक्टेंगल पढ़ते हैं, यानी कि आयत पढ़ते हैं। उसके बाद हम स्क्वायर पढ़ते हैं। उसके बाद हम रोम्बस पढ़ते हैं। स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है, रोम्बस का मतलब समचतुर्भुज होता है। ठीक है, उसके बाद पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, जिसका मतलब समांतर चतुर्भुज होता है। और उसके बाद हम समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम पढ़ेंगे। यानी कि 4 से 5 ये डायग्राम है इसमें आपके क्वाड्रिलेटरल में, वो सारे हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब देखिए करना क्या है हमें, सबसे पहले डाल लेते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, यहां से काफी क्वेश्चंस पूछे आते हैं, ट्रायंगल से, रेक्टेंगल से, स्क्वायर से, यहां से काफी क्वेश्चन पूछे आते हैं। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, हमारा आयत। सारे लोग जानते हैं आयत के बारे में, जो बेसिक बातें हैं वो भी सारे लोग जानते हैं, लेकिन अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से जो बिल्कुल नहीं जानता है उसको भी मैं बताने की कोशिश करूंगा कि हमारा रेक्टेंगल होता क्या है। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम होगी, मौसम थोड़ा सा क्या है, अच्छा है, और इस अच्छे मौसम की वजह से ही लाइटिंग में क्या है, थोड़ी सी डीपनेस है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि लाइट कम है। ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं है, सब कुछ स्पष्ट दिख रहा होगा। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, आयत है। देखिए आयत होता क्या है, इसमें आप समझ लिए, पूरी बेसिक बात बताऊंगा। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, चतुर्भुज ही होता है आयत भी, एक ए बी सी डी, यानी कि ऐसा कोई चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, तो भुजाएं बराबर का मतलब क्या हो जाएगा, देखिएगा ए बी बराबर सी डी, आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, या ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी, बिल्कुल बराबर है। आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर हो, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर हो। अब समांतर कैसे होंगे, देखिएगा समांतर का मतलब है ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल कौन कौन सी, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, एंड ए डी जो पैरेलल है वो किसके है, बी सी के। तो इस दोनों कंडीशनों को आप अच्छे समझ गए होंगे। यानी कि ऐसा कोई चतुर्भुज डायग्राम रीड करने से पहले आप उसकी सारी प्रॉपर्टीज को जान लो। देखिए जितनी प्रॉपर्टीज की हैं, सारी प्रॉपर्टीज अगर जान लोगे तो आप कभी भी दिक्कत नहीं आएगी कि समांतर चतुर्भुज और आयत में क्या क्या डिफरेंस होता है, वो सारी बातें मैं बताऊंगा। लेकिन अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ रेक्टेंगल के बारे में बात कर रहे हैं, आयत के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा आयत हो गया ए बी सी डी। ठीक है, मैंने बताया कि ए बी और किसके है, बराबर सी डी के, ए डी बराबर है बी सी के, और पैरेलल भी है। अदरवाइज इनके जो भी ये वर्टेक्स एंगल है, ये जो वर्टेक्स एंगल है, ये सारे वर्टेक्स एंगल ही तो हैं। यानी कितने सीट्स है इसमें, 4 सीट्स है। कितने सीट्स है, 4 सीट्स है। आपको पता भी होगा कि सारे ट्रायंगल का जो योग होता है, भाई ट्रायंगल के वर्टेक्स का योग मैंने कितना बताया था, 180 डिग्री। लेकिन अगर कोई चतुर्भुज है हमारा, कोई भी चतुर्भुज, उसके जो वर्टेक्स एंगल का योग होता है वो हमारा कितना होता है, 360 डिग्री। ये बात याद रखनी है, यानी कि ये इन सबको आप ऐड कर लोगे तो कितनी डिग्री हो जाएगा, ये हमारा 360 डिग्री हो जाएगा। और इसमें एक बात और है ना, ईच वर्टेक्स लिख लेते हैं, ईच वर्टेक्स एंगल
चाहे वो एंगल ए हो, चाहे वो एंगल बी हो, चाहे वो एंगल सी हो, चाहे वो एंगल डी हो, यानी कि सारे वर्टेक्स एंगल कितने डिग्री के बराबर होते हैं? 90 डिग्री के बराबर होते हैं। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना कि ये सारे कितने डिग्री पर होते हैं? 90 डिग्री ये होता है, 90 डिग्री ही ये होता है, 90 डिग्री ये होता है, 90 डिग्री ये होता है। तो कितनी बात सीख ली आपने, मैं आपको पहले बता रहा हूं। ये कंडीशन तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए है, यानी किसी भी चतुर्भुज के लिए, किसी भी चतुर्भुज के 4 जो कोण होंगे, अंतः कोण, इंटीरियर एंगल होंगे, उनका जो सम होगा वो कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का होगा। जो ट्रायंगल का कितने डिग्री का होता था? 180 डिग्री का होता था। रेक्टेंगल की बात कर रहे थे, आयत की बात कर रहे थे। आयत में मैंने 3 कंडीशन आपको यहाँ पे लिखवा दी। 3 कंडीशन कौन कौन सी है वो? कि एक तो हमारी जो साइड्स हैं वो क्या होनी चाहिए? आमने सामने वाली इक्वल होनी चाहिए विद पैरेलल, यानी कि पैरेलल के साथ साथ समांतर भी होनी चाहिए और इक्वल भी होनी चाहिए। उसके बाद ईच वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स एंगल किसे कहते हैं? हम शीर्ष कोण को। क्या कहते हैं हम इसे? हम शीर्ष कोण को। लिख लीजिए हिंदी में भी, शीर्ष कोण, प्रत्येक शीर्ष कोण। क्या हो जाएगा ये? प्रत्येक शीर्ष कोण, ठीक है ना। ईच वर्टेक्स एंगल, प्रत्येक शीर्ष कोण कितने डिग्री का होता है इसका? 90 डिग्री का। आप देख भी सकते हो, 90 कितना हो गया हमारा? 360 डिग्री हो गया। तो इतनी बात आप समझ पाए होंगे। 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन अगर ये फॉलो कर रही तो क्या कहलाएगा? ये रेक्टेंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आयत कहलाएगा। देखिए इस आयत में अगर मैं इस लंबी वाली भुजा को लंबाई कह दूं, जिसे मैं एल से शो कर रहा हूं, यानी कि ये क्या हो जाएगी? इसकी लेंथ हो जाएगी, लंबाई। अगर इस छोटी वाली भुजा को मैं इसकी चौड़ाई कह दूं, विड्थ हो जाएगी। इसे हम चौड़ाई से कह देते हैं, ठीक है ना। क्या कह दिया हमने? इसे चौड़ाई कह दिया, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा बहुत ध्यान से। ये लंबाई होगी और ये क्या होगी? इसकी चौड़ाई होगी। अब क्षेत्रफल पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले किससे बात कर लेते हैं? इसके क्षेत्रफल पर बात कर लेते हैं। देखिए क्षेत्रफल जो एरिया है किसी भी, मैं आपको बताता हूं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, यानी फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया डिपेंड करता है, वो एरिया डिपेंड करता है उसके बेस मल्टीप्लाई हाइट पर, बेस मल्टीप्लाई हाइट पर। अगर मैं किसी भी चतुर्भुज का, मैं आपको बता देता हूं, किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर आपसे कोई पूछने लगे तो होगा आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई, आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई, यानी कि बेस मल्टीप्लाई क्या होगा? हाइट होगा। ये बात ध्यान रखना। जैसे कि आपको मैंने ट्रायंगल में बताया था कि ट्रायंगल का जो बेसिक एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आप मुझे इतना बता दीजिए, अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रा कर दूं, अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रा कर दूं, तो क्या आपको नहीं लगेगा कि ये 2 ट्रायंगल बन गए? एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया। तो मैंने इतने की अगर बात करता हूं, इतने की बात करता हूं एरिया की, तो क्या होगा? हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। और पूरे की बात करूंगा तो हाफ का दुगना पूरा हो जाएगा, आधे का दुगना क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो इसलिए आधार गुणा क्या होता है? ऊंचाई होता है। किसी भी चतुर्भुज के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास? आधार गुणा ऊंचाई होता है। देखिए एरिया, अब एरिया तो हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, आयत की बात कर रहे हैं, हम रेक्टेंगल के एरिया की बात कर रहे हैं, यानी कि आयत के एरिया की बात कर रहे हैं हम। आयत का एरिया जो होगा, क्षेत्रफल जो होगा, अब मुझे बताइए कि इसका बेस, बेस क्या है? क्या आप इसका बेस एल को नहीं मानते? लंबाई इसका बेस नहीं है। आप देखिएगा लंबाई क्या है? इसका बेस है। तो लंबाई अगर बेस है तो बेस की जगह एल लिख दीजिए, लंबाई बेस है। और हमारे पास ये चौड़ाई कितनी दी हुई है? इसमें बी दी हुई है। और ये क्या होगी? हाइट हो जाएगी। और ये चौड़ाई ही क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा कि सर कि क्या सारे त्रिभुजों में लंब होता है? अरे त्रिभुजों में लंब नहीं होता, लेकिन हम उसके वर्टेक्स शीर्ष से परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। अगर हम राइट एंगल की बात करते हैं, समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, तो वो तो परपेंडिकुलर से बनता ही बनता है। लेकिन अगर किसी अलग ट्रायंगल की बात होती है तो जब तक हम एक परपेंडिकुलर लाइन, यानी कि पूरी सीधी लाइन जो वर्टेक्स से 90 डिग्री उस पर जाएगी, आधार पे जाएगी, वही क्या होता है हमारे पास? उसे हाइट कह सकते हो या उसे परपेंडिकुलर कह सकते हो। आप मुझे बताइए क्या ये हाइट नहीं होगी? क्या ये हाइट नहीं होगी? क्योंकि ये भी क्या है? एक परपेंडिकुलर लेंथ है, ठीक है। तो ये हाइट हो जाएगी। तो हाइट की जगह क्या कह रखा है हमने? चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। सारे लोग जानते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा काम है, सब लोग जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई को आप जानते हैं। उसके बाद अगर हम इस पे आते हैं, देखिए ये क्या है? आप समझिए ध्यान से, ये क्या है?
अगर आप इसकी बात करेंगे, इस लाइन की बात करेंगे, आप अभी इस ट्रायंगल को देखिए, अभी इसको मत देखिएगा, अभी इस ट्रायंगल को देखिए। क्या ट्रायंगल है हमारे पास? ए बी सी। अगर ये कोई ट्रायंगल है, क्या आपको नहीं लग रहा ये राइट एंगल ट्रायंगल है? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल कितने डिग्री का होता है हमारा? 90 डिग्री का होता है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये क्या हो गया? डायगोनल हो गया इसका। डायगोनल नहीं, क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या हो गया? ये हाइपोटेनस हो गया, यानी कर्ण हो गया। तो हम क्या काम करते हैं, इसको क्या है, इस पूरे चतुर्भुज का या इस पूरे रेक्टेंगल का विकर्ण बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। लिख लीजिए डायगोनल, विकर्ण, जिसे हम किससे शो करते हैं? डी से। क्या शो करते हैं? इसे डी से शो करते हैं। अब मुझे बताइए, अगर ये डी है तो क्या ये डी इसके लिए, इस नीचे वाले त्रिभुज के लिए, क्या ये हमारे कर्ण का काम नहीं करेगा? तो आप कहोगे सर करेगा। तो बताइए, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। आधार क्या है इसमें? एल है, तो एल स्क्वायर प्लस ये क्या है इसमें हमारा? बी है, तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम कह देंगे डी इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? हमारा विकर्ण का हो गया। क्या हो गया? ये विकर्ण का। अगर हमें कभी भी रेक्टेंगल का विकर्ण निकालना है तो कितने डिग्री, डिग्री नहीं, कितना हो जाएगा हमारा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो भी किसमें हो जाएगा? अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को मिटा देता हूं। देखिए, ये तो मैं चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में लिखा था, इस बात को मिटा देता हूं, अभी इससे मतलब नहीं है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी रेक्टेंगल पढ़ रहे हैं, आयत पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर देखिएगा मैं बात करूं इसके परिमाप की, क्या की बात करते हैं? परिमाप। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है पेरीमीटर। मैंने बताया था पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है कि किसी भी 2D डायग्राम, किसी भी 2D डायग्राम की जितनी भी बाउंड्री लाइन है, जितनी भी सीमाएं हैं, या जितनी भी उसमें क्या है, जो घेरी हुई लाइन है, उन लाइनों का जो योग है, सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज इज कॉल्ड, क्या होता है हमारा? पेरीमीटर होता है। और ये पेरीमीटर सम ऑफ ऑल लाइन, अगर ये L है तो ये भी क्या होगी? L होगी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है रेक्टेंगल में? बराबर होती। अगर ये B है तो ये भी क्या होगी हमारी? B होगी। आप अच्छे से जान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चौड़ाई होगी। तो आप मुझे बताइए परिमाप क्या हो जाएगा हमारा? परिमाप हो जाएगा L प्लस बी। आप ऐसे बाउंड्री को जोड़ लीजिए, L प्लस बी प्लस L प्लस बी। आपने इन बाउंड्रियों को जोड़ लिया, L और L क्या हो गया हमारे पास? 2L हो गया। B और B क्या हो गया हमारे पास? 2B हो गया। तो बराबर हो जाएगा 2L प्लस B, और यही क्या हो जाएगा हमारे पास? परिमाप हो जाएगा। यानी कि पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 2L प्लस बी। L का मतलब क्या होता है बताइए? आधार कह दो या इसे लंबाई कह दो, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये बात आप सीख पाए होंगे। ठीक है, 3 बात मैंने आपको सिखा दी है कि हमारे पास एरिया का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। डायगोनल कैसे निकालते हैं? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका अंडर रूट हो जाता है। पेरीमीटर क्या होता है? 2L प्लस बी होता है। पेरीमीटर क्या होता है इसका? 2L प्लस बी होता है। एक बात और समझने की है, बहुत ध्यान से समझना है इसमें। अगर मैं एक डायगोनल यहां पर खींच दूं, अगर मैं डायगोनल यहां पर खींच दूं, तो इस बात का ध्यान रखना विशेषकर आपको, ये मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, देखिएगा, इस बात को मिटा रहा हूं मैं यहां पे। अगर मैंने यहां पर एक डायगोनल खींच दिया तो 2 डायगोनल हो गए इसमें। एक डायगोनल क्या हो गया हमारे पास? AC। डायगोनल का मतलब विकर्ण। एक विकर्ण क्या हो गया? AC। एक विकर्ण क्या हो गया हमारा? BD। आप इस बात को ध्यान रखना कि ये दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बहुत ध्यान से समझना इस बात को कि दोनों विकर्ण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। किसी भी चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं। मैं आपको एक पॉलीगन का चैप्टर पढ़ाऊंगा, उस चैप्टर के माध्यम से यह भी बताऊंगा किसी भी पॉलीगन में या बहुभुज में, चाहे वो 4 भुजाओं की आकृति हो, चाहे वो 6 भुजाओं की आकृति हो, उसमें हम डायगोनल कैसे निकालेंगे। सवाल अभी भी यूपी में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, तो उस पर मैं डिस्कस करूंगा। अभी सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि एक रेक्टेंगल में कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। अभी मैंने आपको बनाकर भी दिखा दिए। ये A C एक विकर्ण हो गया, BD एक विकर्ण हो गया, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होते हैं। ठीक है ना। अब ये क्या है? O। ये क्या है हमारे पास? O। ये O कह दिया हमने, क्या है? ये आपस में प्रतिच्छेदित बिंदु है, यानी कि उसका भी और उसका भी क्या हो गया? प्रतिच्छेदित बिंदु हो गया। अब इसमें ये जो आपके एंगल्स हैं, ये जो एंगल है, ये जो एंगल आपको दिख रहे हैं, ये वाले जो एंगल दिख रहे हैं, ये एंगल इसमें 90 डिग्री के बराबर नहीं होते। इस बात का ध्यान रखना। यानी कि जितने भी आपको ये एंगल दिख रहे हैं जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये थीटा है, थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इस बात का ध्यान रखना है, थीटा नॉट इक्वल टू
90 डिग्री, समझ पा रहे होंगे, थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। इस बात को समझना, यानी कि जहां पर ये डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट करने का मतलब होता है प्रतिच्छेद करना, यानी कि आपस में किसी को काटना, यानी कि कोई लाइन ऐसे जा रही है, इस लाइन को ऐसे मैंने करा तो ये क्या हो गई हमारे पास, इंटरसेक्ट हो गई, यानी कि कट गई ये लाइन, ठीक है। तो यहां पर जो कटान, ये जो आपके थीटा थीटा बने हैं, ये जो एंगल बने हैं, ये एंगल कभी भी 90 डिग्री के इनर रेक्टेंगल नहीं होते। इस बात का आपको विशेषकर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे क्या काम करते हैं, यहाँ 90 डिग्री रखते हैं, ये भुजा दे रखी होगी, ये भुजा दे रखी होगी, ये भुजा निकाल देंगे, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। इस बात को आप समझिएगा। एक फॉर्मूला और आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा बहुत ध्यान से, इसको मिटा रहा हूं मैं, सही है। एक बात आप ध्यान से देख लीजिए, हाँ एक बात और रह गई है इसमें, देखिए ये जो आपका है, ये जो पॉइंट O है, ये पॉइंट मान लीजिए क्या है हमारे पास, O है, ये O क्या है, इंटरसेक्टर पॉइंट तो है ही, इंटरसेक्टर पॉइंट तो है ही, लेकिन इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है आधा आधा करना, क्या करता है, आधा आधा, यानी कि O इज द बाइसेक्टर। बाइसेक्टर समझना, बाइसेक्टर का मतलब है, बाई का मतलब आधा आधा करना, बाइसेक्टर ऑफ डायगोनल, ऑफ डायगोनल, यानी कि विकर्णों को क्या करता है, ये आधा आधा करता है। मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास, सपोज करिए ये कोई डायग्राम है और ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास यहाँ O है, तो ये वाला जो बचा है पार्ट हमारा कितना बचा है, 5, और ये पार्ट भी कितना बचा है, 5। इसका मतलब क्या होता है, ये होता है, यानी कि किसी भी रेक्टेंगल में, किसी भी रेक्टेंगल में जो हमारे पास ये विकर्ण होते हैं, विकर्ण में ये जो O इंटरसेक्टर पॉइंट होता है, प्रतिच्छेद बिंदु होता है, तो ये आधा आधा इसको ये कर देता है, आधा आधा कर देता है। इस बात को समझ गए होंगे आप। एक चीज और लिख लीजिए, एग्जाम में बहुत पूछी जा रही है, ये आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री में लेके जाएगी, लेकिन मैं आपको यहीं पर बता रहा हूं, बहुत ध्यान समझना। ये कोई एक रेक्टेंगल है, बहुत ध्यान समझना, ये कोई एक रेक्टेंगल है, कहीं भी एक बिंदु मैंने ले लिया, कहीं भी एक बिंदु ले लिया मैंने, सपोज करिए ये यहां मिला दिया, ये मैंने यहां मिला दिया, ये यहां मिला दिया। ये जरूरी नहीं है आपके विकर्ण हो, ये जरूरी नहीं है आपका विकर्ण ही है, ये विकर्ण नहीं है, एक बिंदु है, वहां से हमने 4 लाइंस खींच दी वर्टेक्स की तरफ, A B C D, और ये क्या है, O है। तो इस बात को ध्यान रखना है हमें, OA कैसे है, OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बराबर होता है OD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर के। इस वाली बात को आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि यहां पर एसएससी ने सवाल पूछा है, ठीक है ना, यहां से सवाल पूछा है, आपको लाइंस दे देगा, वो कुछ ना कुछ लाइंस दे देगा, मान लीजिए 4 दे दे, ये आपको 5 दे दे, ये आपको 7 दे दे, और ये आपसे पूछ ली, तो आप क्या करोगे, देखिएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या हमारे पास, 7 का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 25 माइनस 49, कितना हो गया, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये कितना हो गया हमारे पास, 16 और 25 कितना हो, 41 से थोड़ा बड़ी लाइन मान लीजिए, 6 मान लीजिए, ये 6 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 36, और 36 और 25 कितना हो गया आप बताइएगा, 36 और 25 जो हो गया हमारा, कितना हो गया, 6 5 11 2 3 5, यानी कि 61 हो गया, यानी कि 61 माइनस कितना होगा 49, हमारा कितना बचता है। देखिए कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान दिया करो, कैलकुलेशन अगर कहीं गलत हो जाती है तो प्लीज उसको बता दिया करो, क्योंकि कैलकुलेशन जल्दी जल्दी में क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हो जाती है। लेकिन ये मैं आपको जितने भी डेरिवेशन कराता हूँ 100% प्रूव्ड होते हैं, इनको प्रूव्ड करवाना हो तो आप ज्योमेट्री जब पढ़ोगे मैं सारे प्रूव्ड करूंगा इनको। 36 और 25 आपका कितना हो गया, 25 25 50 और 11 61, बिल्कुल सही है। 61 माइनस कितना हो गया 49, आप इसे घटाओगे कितना बचेगा, यहाँ पर 12 बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा 12, और ये 12 किसकी वैल्यू होगी हमारा OB स्क्वायर की, OB स्क्वायर बराबर कितना होगा 12, यानी कि OB बराबर क्या हो गया √12, तो हम कह सकते हैं √12 सेंटीमीटर। तो इस बात को ध्यान रखना है, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता दिया, ठीक है। तो इतनी बात हमने सीख ली, अभी तक आगे बढ़ते हैं। देखिए रेक्टेंगल पे आगे बढ़ते हैं हम। रेक्टेंगल में जो आपको क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप के मिलेंगे, अभी तो मैंने आपको एरिया, पैरामीटर और डायगोनल के बारे में बता दिया, कैसे हम निकालेंगे, क्या क्या चीजें होती हैं, इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया कि रेक्टेंगल क्या होता है, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चंस इसके आगे बनते हैं, रेक्टेंगल के चारों ओर कोई आयताकार कोई खेत दिया हुआ होगा, कोई पार्क दिया हुआ होगा, उसके चारों ओर रास्ता होगा, उसके अंदर की ओर रास्ता होगा, उसके पैरेलल एक रास्ता होगा लंबाई और चौड़ाई के। तो 3 तरह के रास्तों पर सवाल
एग्जामिनेशन पूछ चुका है और आगे पूछता भी है, ज्यादातर सवाल पूछता है। तो देखिए हम रास्तों पर सवाल कर लेते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए ये कोई आयत है, मैं आपको समझा देता हूं, पहले प्रैक्टिकली समझा देता हूं, फिर इसका मैं फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा, आपको शॉर्ट ट्रिक लिखवा दूंगा। ठीक है, अभी हम कहते हैं कि आयत के आयताकार लिख लेते हैं, आयताकार क्षेत्र के बाहर की ओर रास्ता, बाहर की ओर रास्ता, इतनी बात समझिए, बाहर की ओर रास्ता, यानी कि अभी अंदर की ओर रास्ता नहीं पढ़ रहे हम, बाहर की ओर रास्ता पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझिए मैंने इससे आपसे बोल दिया कि ये जो है 20 मीटर है, बहुत ध्यान समझिएगा, ये 20 मीटर है, ये सपोज करिए मैंने कह दिया 10 मीटर है, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो 20 मीटर की है और जो चौड़ाई है वो क्या है, 10 मीटर है। इसके बाहर की ओर रास्ता बनाया गया, ठीक है ना, बाहर की ओर समान चौड़ाई का रास्ता बनता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बाहर की ओर रास्ता बनाया गया और उस रास्ते की चौड़ाई, यानी कि हर जगह रास्ते की चौड़ाई जो है, सपोज करो मैंने कह दिया 2.5 मीटर है। कितने मीटर है? 2.5 मीटर, यानी कहीं भी रास्ते की चौड़ाई जो है वो कितने मीटर बोल दी मैंने? 2.5 मीटर बोल दी। ठीक है ना। अब आपसे पूछ लेगा ये जो रास्ता बना है, ये जो रास्ता बना है, ये पूरा जो रास्ता बना है, ये जो पूरा रास्ता बना, इस रास्ते का क्षेत्रफल बताइए कितना है, इस रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो आपको समझ पा रहे होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी इसे मैं L से शो कर रहा हूं, सपोज करिए लंबाई को, इसे मैं चौड़ाई यानी कि B से शो कर रहा हूं, ठीक है ना। इसे मैं रास्ता W शो कर रहा हूं, बे W का मतलब बे फॉर रास्ता हो गया, यानी इसे W शो कर रहा हूं। इस बात को ध्यान रखना, जब हम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तो शॉर्ट ट्रिक में इसका यूज आपको करना होगा, L का, B का और W का, ठीक है। अब अगर प्रैक्टिकल हम करें, बहुत ध्यान समझो, देखिएगा अगर मैं यहां देखूं तो रास्ता यहां भी 2.5 मीटर चौड़ा होगा, हाँ या ना, यानी लंबाई में लंबा होगा 2.5 मीटर, यहां भी 2.5 मीटर लंबा होगा, यानी कि ये लाइन तो 20 मीटर है, यहां से लेकर यहां तक की लाइन कितने मीटर है? 20 मीटर है। और 2.5 मीटर ये बढ़ गई, ये वाली देखो बहुत ध्यान से, 2.5 मीटर यहां बढ़ गई और 2.5 मीटर ही कहां बढ़ गई? यहां बढ़ गई। तो 2.5 मीटर जब बढ़ गई, 2.5 मीटर यहां, 2.5 मीटर यहां, तो आपको लगा टोटल 5 मीटर बढ़ गई। तो 20 तो थी, तो यहां से यहां तक की जो दूरी हो गई या लंबाई हो गई वो क्या हो गई? 25 मीटर हो गई। कितने मीटर हो गई? 25 हो गई। कैसे हो गई आपको बता देता हूं कि 20 मीटर तो ऑलरेडी थी और 5 मीटर रास्ते की वजह से, भाई रास्ता 2.5 मीटर इधर होगा तो 2.5 मीटर उस साइड में होगा, तो 2.5 और 2.5 कितना हो गया? 5 मीटर हो गया। तो 5 मीटर बढ़ने की वजह से लंबाई कितनी बढ़ गई आपकी? 25 बढ़ गई। सेम प्रोसेस यही है, आप समझिएगा 2.5 मीटर यहां भी होगा चौड़ाई में अगर देखा जाए, और 2.5 मीटर चौड़ाई यहां होगी, तो 2.5 मीटर ये, 2.5 मीटर ये, 5 मीटर ये हो जाएगी 10 और 5 यहां कितना हो जाएगा हमारे पास? 15 मीटर। यानी कि रास्ते की जो चौड़ाई हो जाएगी, बाहरी चौड़ाई, वो कितने मीटर हो जाएगी? 15 मीटर हो जाएगी। तो इसमें अब 2 आयत आपके बन गए, एक तो बाहर आयत बन गया एक, और एक अंदर आयत बन गया। आप देख रहे होंगे बाहर वाले आयत की डायमेंशन पर बात करूं, अगर लंबाई पर बात करूं तो कितने मीटर है? 25 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 15 मीटर। तो आप मुझे बताइएगा, अगर बाहर वाले आयताकार क्षेत्र में से अंदर वाले आयताकार क्षेत्र को माइनस कर दिया जाए, यानी कि इस पूरे डायग्राम में से अगर ये बीच वाला डायग्राम निकाल दिया जाए, तो क्या आपको नहीं लगता कि सिर्फ जो आपका रास्ता होगा वही क्षेत्रफल होगा, रास्ते का क्षेत्रफल बचेगा? तो कैसे करेंगे? देखिए, बाहर वाले का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई कितना हो गया? 25 गुणा 15, माइनस अंदर वाले का क्षेत्रफल 20 मल्टीप्लाई कितना हो गया? 10 हो गया। तो आप देख लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, रास्ते का क्षेत्रफल आपका आ गया, बहुत जल्दी आ गया, 10 सेकंड आंसर आ सकता है। 25 250, 25 पंजे 125, यानी कि 375 ये हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो आपके पास कितना जाएगा? 175 वर्ग मीटर। और यही क्या होगा? रास्ते का क्षेत्रफल होगा, यानी कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 175 वर्ग मीटर। तो ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बता दें कि ये तो प्रैक्टिकली आंसर ऐसे लाएंगे। अगर हम फॉर्मूले की बात करें, देखिए फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका। फॉर्मूला किस चीज का? बाहर की ओर रास्ते का। फॉर्मूला क्या होगा? 2W L प्लस B प्लस 2W। ध्यान दो, 2W L प्लस B 2W। और W क्या है इसमें? W आपको बता दूं रास्ते की चौड़ाई है। क्या है W? ये रास्ते की चौड़ाई है। लंबाई आप समझ ही पा रहे हो किसकी? खेत की लंबाई, जिसके चारों ओर बना हुआ है। चौड़ाई किसकी? उस खेत की चौड़ाई जिसके चारों ओर बना हुआ। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, देखिए 2 मल्टीप्लाई 2.5 रास्ते की चौड़ाई आपको दे रखी है, लंबाई देखिए कितनी दे रखी है अंदर वाली? 20। इसके बाहर ही तो रास्ता बना हुआ, ये मत मानना, इसके बाहर रास्ता बना हुआ 20 और अंदर वाली कितनी है? 10, और प्लस कितना हो गया? 2W। तो यही हमारे पास बन गया। देखिए कितना हो गया? 5 हो गया।
ये कितना हो गया 20 और 10 30 और 5 कितना हो गया 35 हो गया। आप 35 और 5 की मल्टीप्लाई 5 पंजे 25, 5 या 15 और 2 17, यानी कितना हो गया हमारे पास 175 वर्ग मीटर। देखिए हमारा आंसर इस फॉर्मूले से डायरेक्ट आ गया, यानी कि हमें इतना कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, डायग्राम बनाना ही नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है और क्या रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि आप जो है प्रैक्टिकली भी सीख लो। ऐसा नहीं है कि आप अगर फॉर्मूला याद नहीं रहा एग्जामिनेशन में एक बार को, तो क्या होगा कि आपको प्रैक्टिकली आना चाहिए। तो मैंने आपको दोनों बातें बता दी, प्रैक्टिकली मैंने आपको बता दिया और वाई फॉर्मूला भी मैंने बता दिया, ठीक है ना। सेम प्रोसेस जो है मैं आपको बता देता हूं, आप उसका प्रैक्टिकल घर करके देख लेना। सेम प्रोसेस आपका है, देखिए मिटा देता हूं पहले इसको मैं। सेम प्रोसेस है रास्ता अंदर की ओर, रास्ता क्या अंदर की ओर, सेम प्रोसेस है, सिर्फ कुछ नहीं करना इसमें, आपको सिर्फ फॉर्मूले में थोड़ी चेंजेस करनी है, ठीक है। आप लिख लीजिए, डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लीजिए, या मैं आपको चलो प्रैक्टिकल कराई देता हूं, थोड़ा सा कुछ बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए आयताकार क्षेत्र के बाहर की ओर रास्ता, अंदर की ओर रास्ता, अंदर की ओर रास्ता। सपोज करिए कि हमारे पास ये कोई डायग्राम है, चलो बना लेते हैं एक छोटा सा डायग्राम। मान लीजिए ये 30 मीटर है, ये हमारे पास 15 मीटर है, ठीक है ना। अंदर की ओर रास्ता बना दिया हमने, अंदर की ओर रास्ता बनाया है, ध्यान रखना इस बात का। और ये रास्ता भी इस बार क्या मैंने ले लिया 2.5 मीटर का ले लिया। कितने मीटर का ले लिया 2.5 मीटर का। तो क्या होगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये लंबाई, और ये क्या हो जाएगी हमारे पास चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, अंदर की जो डायमेंशन हो जाएंगी बाहर वाले डायमेंशन से 5-5 कम हो जाएंगी, क्योंकि 2.5 मीटर यहां कम होगा, 2.5 मीटर यहां कम होगा, तो 5 कम होगा तो कितना हो जाएगा अंदर 25 हो जाएगा। इधर 2.5 मीटर कम होगा, देख लेना बहुत ध्यान से, बिल्कुल पहले की तरह है। 2.5 मीटर 5 मीटर यहां कम हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। तो करना क्या आपको, 30 मल्टीप्लाई 15 माइनस 25 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10। आप कैलकुलेशन करोगे 15 45, 450 माइनस 250, और आपका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया 200 वर्ग मीटर। तो ये क्या हो गया हमारा अंदर की ओर रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। अगर हम इसे फॉर्मूले पर जाते हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से, फॉर्मूला होगा हमारा 2WL प्लस बी माइनस 2W होगा। पहले वाले में क्या था प्लस 2W था, लेकिन अंदर की ओर रास्ता है तो क्या होगा माइनस की। इस बात का ध्यान रखना है, सिर्फ अंदर की ओर होगा तो माइनस होगा, बाहर की ओर होगा तो प्लस होगा। लिख लीजिए भी 2 मल्टीप्लाई 2.5, कैलकुलेशन कर दीजिए लंबाई, ये लंबाई लगेगी, बाहर वाली लंबाई लगेगी, क्योंकि अब रास्ता हमने इसके अंदर बनाया है। प्लस कितना 15 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2.5, देख लीजिए यहाँ पर कितना हो गया 5 हो गया, ये कितना हो गया आपके पास 45 हो गया, और ये कितना हो गया हमारे पास 5 हो गया। आप देख लीजिए 5 मल्टीप्लाई कितना हो गया 4 पंजे 20, यानी कि 200 वर्ग मीटर। सेम आंसर आया आपका, ये प्रैक्टिकल करके आया है और ये फॉर्मूले से आया है। तो दोनों बात आप समझ गए होंगे, ये प्रैक्टिकल से और ये क्या हो गया हमारा फॉर्मूले से हो गया। तो ये दोनों बातें आपको अच्छे से समझ आई होंगी, ठीक है। तो ये जो रास्ता मैंने आपको बताया है अभी, ये रास्ता अंदर की ओर है और ये रास्ता बाहर की ओर है, ठीक है। एक सवाल हमें आता है, सवाल बेस जो होता है हमारा वो आता है हमारा पैरेलल से, यानी कि रास्ता जो है ना तो अंदर की ओर है ना बाहर की ओर है, रास्ता जो होगा वो लंबाई और चौड़ाई के क्या होगा पैरेलल होगा। ऐसा रास्ता जो आयताकार क्षेत्र के अंदर तो होगा, लेकिन किसके पैरेलल होगा, लंबाई और चौड़ाई के पैरेलल होगा, समांतर होगा। कैसे होगा वो भी आपको मैं अभी बना के दिखा देता हूं, प्रैक्टिकल करा के दिखा देता हूं और आपको उस पे फॉर्मूला बता देता हूं। आप फॉर्मूले से करना चाहोगे तो जल्दी हो जाएगा, प्रैक्टिकल करना चाहोगे तो कोई बड़ी बात नहीं, उससे थोड़ा सा ज्यादा समय ले लेगा, ठीक है। तो हमें समय ही कंज्यूम करना है, समय ही बचाना है, यानी कि हम कहेंगे आयताकार या आयताकार क्षेत्र के अंतर्गत लंबाई व चौड़ाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल। इस बात को आप नोट कर लीजिए, क्या है ये आयताकार क्षेत्र के अंतर्गत। आयताकार क्षेत्र का मतलब कोई खेत कह देगा, कोई बगीचा कह देगा, कुछ भी कह देगा, कोई पार्क कह देगा। आयताकार क्षेत्र के अंतर्गत लंबाई व चौड़ाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल कैसे लगाना है, पहले तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखिएगा, मान लीजिए ये कोई हमारे पास आयताकार खेत है, आयताकार क्षेत्र है, मान लीजिए ये मैंने कह दिया, ठीक है। ये मैंने लंबाई मान ली इसकी, सपोज करिएगा 30 मीटर, ये लंबाई मान ली मैंने सपोज करो 20 मीटर, ठीक है। ये हमारा हो गया कोई खेत है। अब इसके पैरेलल रास्ता बनना है, समांतर रास्ता बनना है, तो देखिए चौड़ाई के समांतर तो ये रास्ता हो जाएगा आपका, बहुत ध्यान समझना।
चौड़ाई के समांतर ये रास्ता हो जाएगा और लंबाई के समांतर आपका रास्ता ये हो जाएगा। यानी कि ये दोनों रास्ते आपके हो गए, ये लंबाई के समांतर हो गया और ये चौड़ाई के समांतर हो गया। यानी कि दोनों की डायमेंशन सेम है, दोनों तरफ चौड़े रास्ते जो है बराबर बराबर चौड़े हैं। मैंने कह दिया कि ये रास्ता जो है सपोज करो 2 मीटर चौड़ा है। कितने मीटर चौड़ा है? 2 मीटर चौड़ा है, ठीक है ना। 2 मीटर की चौड़ाई है, यहाँ भी 2 मीटर की चौड़ाई है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ऐसे करके है। आप मुझे बताइए अगर प्रैक्टिकल हम इसका करते हैं, देखिए प्रैक्टिकल पहले करा देता हूँ। प्रैक्टिकल करते हैं, मान लीजिए मैंने रास्ता ये वाला उठा लिया, ठीक है ना, ये रास्ता मैंने उठा लिया क्षैतिज वाला, ठीक है, ये रास्ता उठा लिया। तो आप देखोगे कि अगर ये 30 मीटर है तो यहाँ भी ये 30 मीटर ही होगी, क्योंकि जितनी लाइन ये है उतनी लाइन ये है, तो ये कितनी होगी हमारे पास? 30 मीटर। और ये जो है हमारे पास इतना इतना, ये देखिए इतना जो चौड़ाई है वो कितनी है हमारे पास? 2 मीटर है। चौड़ाई कितनी रास्ते की? 2 मीटर। तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो 30 गुणा 2 से, क्योंकि ये भी तो एक रेक्टेंगल शेप ही बन गई आपकी, आयत ही बन गई। तो 30 दूनी कितना हो गया? 60 वर्ग मीटर स्क्वायर या 60 वर्ग मीटर, कोई दिक्कत तो नहीं। 30 दूनी 60। अगर हम दूसरे की बात करते, देखिए इधर आ जाइए थोड़ा सा, तो ये हमारा एक रास्ता है, ऊर्ध्वाधर रास्ता जो है हमारा, ठीक है ना। ये भी 2 मीटर चौड़ा है, लेकिन लंबाई कितनी है इसकी? देखिए ये वाली, ये लंबाई बोलूंगा मैं, ये चौड़ाई को कितनी है? ये 20 मीटर है। कितनी है? 20। देखिए लंबाई चौड़ाई में सिर्फ इतना सा अंतर है, जो चीज लंबी है वो लंबाई है और जो उससे छोटी है वो क्या है? चौड़ाई है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई आप करोगे तो कितना जाएगा? देखो 20 दूनी 40 हो जाएगा। कितना जाएगा? 40 वर्ग मीटर। तो अब आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 वर्ग मीटर। कितना हो जाएगा? ये 100 वर्ग मीटर। देखिए ये वाली लाइन मैंने जोड़ ली, ये लाइन मैंने जोड़ ली, कितनी हो गई? 100। यानी कि इस रास्ते का क्षेत्रफल और इस रास्ते का क्षेत्रफल टोटल मिलाकर कितना हो गया? 100 हो गया। लेकिन इसमें छोटी सी गड़बड़ क्या हो गई हमसे, आप जब इस रास्ते को इधर नाप रहे हो या इस रास्ते को इधर नाप रहे हो, यानी कि ये जो कोना है, ये जो आपका स्क्वायर जैसा दिख रहा है, ये जो आपका चौराहा है, ये 2 बार ऐड हो गया। कैसे? एक तो इधर जाते समय, एक इधर जाते समय। तो 2 बार ऐड तो नहीं होना चाहिए, या तो इधर वाले में ऐड हो जाए या इधर वाले में ऐड हो जाए। तो कोई से 2 बार नहीं ऐड होना चाहिए। कितनी बार ऐड होना चाहिए? 1 बार ऐड होना चाहिए। तो अगर मैं 1 बार ऐड होना चाहिए और 2 बार मुझसे ऐड हो गया, तो 1 बार का मैं माइनस कर सकता हूं। कैसे? देखिएगा 1 बार का कैसे माइनस करेंगे? इसी को तो 2 बार ऐड हो गया, ये 2 है, ये 2 है, तो कितने वर्ग मीटर है? ये 4 वर्ग मीटर, क्योंकि ये स्क्वायर है। स्क्वायर 2 दूनी 4, लंबाई गुणा चौड़ाई हम भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4, तो 4 इसमें ज्यादा ऐड हो गया। तो इसको क्या कर देंगे आप? माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? देखिएगा ये 96 वर्ग मीटर, 96 वर्ग मीटर। और यही क्या हो गया? इस सवाल का आंसर हो गया। प्रैक्टिकल आप दोबारा समझ लीजिए। एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, इस रास्ते का क्षेत्रफल 60 है, इस रास्ते का 40 है, कुल मिलाकर हमारा कितना हो गया? 100 हो गया। लेकिन ये जो था, ये जो हमारा पास स्क्वायर है, ये इधर से भी काउंट हो गया और ऊपर से भी काउंट हो गया। तो 1 बार काउंट होना जरूरी है। तो 1 बार काउंट होगा तो 1 बार का हम माइनस कर देते हैं, 4 माइनस कर दे, कितना हो गया? 96। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए रास्ते का क्षेत्रफल, बहुत ध्यान समझना, रास्ते का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है हमारे पास W L + B - W, इतना फॉर्मूला होता है। W क्या है? इसमें 2 है, लंबाई क्या थी इसकी? 30 थी, चौड़ाई कितनी थी? 20 थी, और -2 देख लीजिए कितना हो गया? 2। ये कितना हो गया? 30 20 50, अब 50 में से 2 घटाए कितना बचेगा? 48, और 48 दूनी कितना होता है? 96 वर्ग मीटर। अगर आप फॉर्मूले पर जाओगे तो ये फॉर्मूला इसका बन जाएगा। और हमारा जो इतना ज्यादा प्रैक्टिकल करके आंसर लाए हैं, हम वो लाइन में एक में ही ला सकते थे, 96 वर्ग मीटर। अगर वो कहे शेष भाग का क्षेत्रफल, वो ध्यान समझना, शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का मतलब समझ पा रहे होंगे आप, शेष भाग का क्षेत्रफल, ये जो भाग बचा, आप मुझे बता दीजिए, अगर पूरे क्षेत्रफल में से इन रास्तों का क्षेत्रफल माइनस हो जाए तो शेष भाग का बचेगा। तो पूरा कितना देखिएगा? 30 × 20 पूरा हो गया, माइनस रास्ते कितना आया था? 96 आया था, यानी कि 600 हो गया, -96 तो कितना हो गया हमारा? 504 वर्ग मीटर। यानी कि हमारे पास शेष भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया? 504 वर्ग मीटर। कोई परेशानी किसी को यहां तक? पूरे में से अंदर वाले सिर्फ रास्तों का माइनस किया है, तो आंसर हो गया हमारा 504 वर्ग मीटर। अगर हम फॉर्मूले पर जाएंगे शेष भाग के, तो फॉर्मूला जो बनेगा हमारा L - W और V - W, इतना फॉर्मूला बनेगा। L कितना है? 30 - 2, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? B कितना? 20
20 माइनस 2 कितना हो गया देखिएगा, ये हो गया हमारे पास 30 और में से गया 28, 28 गुणा 18, 8 8 64, कहीं ना कहीं जाकर यही आपका आ जाएगा, यानी कि आंसर कितना जाएगा 504 वर्ग मीटर। तब भी हमारा आंसर वही का वही होगा, इस बात को आपको समझ लेना। ये दो फॉर्मूले हमारे हो गए, एक तो ये शेष भाग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया और एक ये क्षेत्रफल का हो गया हमारा जो अंदर हमारे समांतर रास्ते बने हैं उनका क्षेत्रफल का हो गया। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा, मैंने तीनों टाइप के आपको बता दिए हैं कौन कौन से। एक तो अंदर जो रास्ता बना हुआ है रेक्टेंगल के, एक रास्ता बाहर की ओर बना हुआ है और एक रास्ता हमारा जो बनता है जो लंबाई और चौड़ाई के पैरेलल बनता है। तो इस पूरी वीडियोस को आप शुरू से आखिर तक देखोगे तो इसमें आप पूरे रेक्टेंगल के बारे में जान जाओगे। जितने भी सवाल इस रेक्टेंगल पे आपकी कॉपी में होंगे या आपके नोट्स फॉर्म में या कहीं भी आपके होंगे, इन्हीं फॉर्मूलों के माध्यम से आप सारे सवालों को हल कर पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। पूरी वीडियोस को देखिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके शेयर करिए, बच्चों को बताइए, आपके सहपाठियों को बताइए कि ये चैनल्स हैं और इस चैनल के माध्यम से आप ये सब्जेक्ट्स इस लॉकडाउन की स्थिति में पढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।